तो देखिएगा, पहले मैं फिगर बना रहा हूँ उसकी, जो कि क्वेश्चन में ही दे रखी है। तो पेज नंबर 23 पर क्वेश्चन नंबर 2। इधर वाला जो कॉर्नर है ये वाला, यहाँ पर 10 की पावर -8 कूलम एक चार्ज रखा हुआ है। इस चार्ज को इन्होंने बोला है Q1। इधर वाला जो पॉइंट है, इधर चार्ज रखा है दूसरा, वो है -10 की पावर -8 कूलम, इसको बोल दिया Q2। ठीक है। अब जो पॉइंट A है वो कहाँ पर है, इन दोनों के बीच में है, मिड पॉइंट पर है। वो मिड पॉइंट मैं अंदाज़े से नहीं बता रहा हूँ, वो फिगर में दे रखा है कि इन्होंने बोला है कि ये जो दोनों चार्जेस है ना, 10 की पावर -8 और -10 की पावर -8, Q1 और Q2, दे आर प्लेस्ड कितना 0.1 मीटर अपार्ट। ठीक है, 0.1 मीटर अपार्ट। तो ये जो डिस्टेंस है, ये वाला पॉइंट है ए तक का जो डिस्टेंस है इस वाले चार्ज से, ये गिवन है 0.05 मीटर, और यहाँ तक वाला जो डिस्टेंस है ये गिवन है 0.05 मीटर। तो 0.05 प्लस 0.05 अगर करेंगे तो 0.10 हो जाएगा। 0.10 मतलब 0.1 मीटर हो जाएगा। सुमन, आवाज़ आ रही है? ठीक है। अच्छा जी, अब इसके बाद इन्होंने ये कहा कि इसी स्ट्रेट लाइन पर यहाँ पर एक पॉइंट है बी, और ये भी कितनी दूरी पर है, इसका 10 की पावर -8, मतलब इसकी भी जो ये वाली दूरी है ये 0.05 मीटर ही है। फिर इधर ये पॉइंट दे रखा है सी, इसका जो डिस्टेंस दे रखा है दैट इज 0.1 मीटर, और इसका जो ये डिस्टेंस है ये भी 0.1 ये दे रखा है। ठीक है, और इधर जो एंगल है ये 60 डिग्री दे रखा है। तो अभी तक हमने कुछ करा नहीं है, जो भी क्वेश्चन में दे रखा था वही फिगर हमने बना दी। अब वो कह रहे हैं कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड्स एट पॉइंट्स A, B एंड C एज शोन इन द फिगर बिलो। तो मेरे को क्या करना है, ये मेरे को ये जो 3 पॉइंट्स दे रखे हैं ना, एक तो A पॉइंट दे रखा है, एक ये B पॉइंट दे रखा है, और एक ये C पॉइंट दे रखा है। मेरे को इस पर क्या करना है, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड रिकॉल करिए, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई एक चार्ज रखा हुआ है, चार्ज रखा हुआ है Q, और हमसे ये कहा जाए कि इससे कोई पॉइंट P है यहाँ पर, तो यहाँ से और यहाँ का जो डिस्टेंस है दैट इज R। ठीक है, तो अगर कोई ये बोले कि ये जो पॉइंट P है इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमने लास्ट क्लास में देखा था, ये होता है 1/4πε0 और Q/r²। ठीक है, सिंपली बस इतना होता है। दूसरा हम ये देखते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ निकलता हुआ होता है, और नेगेटिव चार्ज जो है, नेगेटिव चार्ज की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आता हुआ होता है। उसका रीज़न क्या है कि जिस भी पॉइंट पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता हूँ, मैं ये मानकर चलता हूँ कि वहाँ पर एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा हुआ है। मैंने ये बोला कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर, या चलो छोड़ो इधर, यहाँ पर जैसे ये 10 की पावर -8 कूलम है, तो इसकी वजह से इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, हम A पॉइंट पर निकालना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम क्या मानकर चलेंगे कि A पर एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, तो ये भी तो पॉजिटिव है भाई, प्लस का 10 की पावर -8, तो पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा। ठीक है, तो इसको मैं क्या बोलूँगा, ये Q1 है, तो इसकी वजह से मैंने इसको बोल दिया E1। ठीक है, अच्छा अब Q2 की बात करेंगे, तो हम पॉइंट A पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। जिस पॉइंट पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूँ वहाँ क्या मानते हैं, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो पॉजिटिव, ये जो नेगेटिव वाला है, ये पॉजिटिव को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो भाई E2 भी इसी डायरेक्शन में, E1 और E2 दोनों एक ही डायरेक्शन में हो जाएंगे। यहाँ तक क्लियर? ठीक है, अच्छा अब हम ये कहेंगे कि फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड
और इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए, और इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए, इसको ये बोल देंगे ई वेक्टर इज इक्वल टू E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर। E वेक्टर इज इक्वल टू E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर। ब्रैकेट में लिखिएगा एज शोन, एज शोन। फिगर में मैंने E1 और E2 मेंशन कर दिया, E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर। अब E1 और E2 सीधे सीधे वैल्यू लिखेंगे। E1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/4/ε0, 1/4/ε0, 1/4/ε0। तो ये किसकी वजह से, ये 10 की पावर -8 की वजह से है। तो इसको क्या लिखेंगे Q1 अपॉन जो डिस्टेंस है, Q1 अपॉन 0.05 का स्क्वायर। अभी Q1 की वैल्यू डाल दूंगा, ठीक है, प्लस, और प्लस ना करके पहले इसका डायरेक्शन भी लिखेंगे। इसका डायरेक्शन यहाँ पर लिख दीजिए आर कैप या R12 कैप लिख दो, R12 कैप लिख दो, क्योंकि डायरेक्शन कहाँ से कहाँ है, इस तरफ 1 से और 2 की तरफ जाता हुआ, तो R12 कैप लिख दिया E1 का डायरेक्शन। क्लियर है, ठीक है। इसी तरीके से जो E2 है 1/4πε0, E2 कौन से चार्ज की वजह से, इस चार्ज की वजह से। तो भाई याद रखिए, मैंने बताया था चार्ज का केवल मैग्नीट्यूड लिया जाता है। जो ये नेगेटिव साइन है और पॉजिटिव साइन है सिर्फ ये बताता है कि अट्रैक्शन किस तरफ है या रिपल्शन किस तरफ है, वो सिर्फ ये बताता है। चार्ज का सिर्फ मैग्नीट्यूड लिया जाता है। तो मैग्नीट्यूड इसका भी 10 की पावर -8 है। खैर Q2 लिखेंगे फिलहाल तो वैल्यू Q2 अपॉन 0.05 का होल स्क्वायर, और इसका भी डायरेक्शन इस तरफ है। यहाँ लिख देंगे R12 कैप, ये हो गया R12 कैप। अब R12 कैप इसमें भी है 1/4πε0, इसमें भी है 1/4πε0, कॉमन ले लिया। और Q1 की वैल्यू भी 10 की पावर -8, 0.05 का स्क्वायर, भाई 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, ठीक है। 0.05 है, ये हो जाएगा 0.0025, ये समझ गए सभी बच्चे, 0.0025, ठीक है। प्लस Q2 की वैल्यू भी 10 की पावर -8 है, तो 10 की पावर -8 अपॉन 0.0025, ठीक है। ब्रैकेट के बाहर मैंने लिख दिया R12 कैप, ठीक। इसके बाद देखिएगा इसके बाद क्या करेंगे, ये जो 1/4πε0 है, इसकी वैल्यू मुझे मालूम है, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10 की पावर 9। 10 की, ये दोनों की दोनों बिल्कुल सेम वैल्यूज आ गई, तो x + x क्या हो जाता है 2x, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2 × 10 की पावर -8 अपॉन 0.0025, तो इसको लिखेंगे नीचे 25 और ऊपर क्या आ जाएगा 1 के आगे 4 0 1 के आगे 4 0, 25 4 × 100 और उसके आगे 2 0, ठीक है। 9 2 × 18, 9 2 × 18 हो गया, 10 की पावर 9 और -8, तो ये क्या रह गया केवल 10 रह गया। 10 की पावर -8 माइक्रो कूलम तो नहीं था ना, कूलम भी, ठीक है। और 9 2 × 18 ये हो गया, 10 की पावर 9, 10 की पावर -8, तो 10 की पावर 9 -8 यानी कि केवल 10 रह गया। यहाँ पर 400, ठीक है, और कुछ नहीं। इसकी वजह से 18 4 × 72, 72, 18 4 × 72 और 1 2 3, 1 2 3, ये हो गया। इसको 72,000 न्यूटन पर कूलम बोल दो या तो, या फिर ये बोल सकते हैं 7.2 × 1 2 3 4। मैं अगर डेसिमल को राइट से काउंट करता हूँ 1 2 3 4 प्लेसेस, तो इधर डेसिमल आ जाएगा 7.2 × 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम। सही है, आंसर चेक कर लीजिए, ये है ना 7.2 × 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम।
बताइए जी सभी को यहाँ तक क्लियर? ठीक है, अब ये तो हो गया कि अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला पॉइंट ए पर, अब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है पॉइंट बी पर, तो पॉइंट बी पर निकालते हैं। नेक्स्ट लिखेंगे जैसे यहाँ फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट है, ऐसे ही फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी। और इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी, ठीक है। तो फिर से वही दिमाग में रखना है कि पॉइंट बी पर एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा हुआ होगा, ठीक है। और उसी के हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। तो हमने ये कहा कि पॉइंट बी पर एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये इसको रिपल करेगा, ये इसको रिपल करेगा। तो रिपल्शन कहाँ पर, इस तरफ होगा रिपल्शन। तो इसको मैंने बोल दिया 1 की वजह से रिपल्शन हो रहा है, तो ये हो गया E1 इस डायरेक्शन में। उसके बाद ये माइनस है और यहाँ पर क्या मानते हैं कि पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, ये अट्रैक्शन हो गया E2 इस तरफ। यहाँ तक समझ गए, ठीक है। तो रिपल्शन किसकी वजह से हो रहा है, 1 की वजह से, Q1 की वजह से, इसलिए E1। अट्रैक्शन किसकी वजह से हो रहा है, Q2 की वजह से, इसलिए E2। तो E2 इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब हम ये कहेंगे जैसे यहाँ लिखा था E वेक्टर इज इक्वल टू E1 प्लस E2, इसी तरह से यहाँ पर भी लिखेंगे E वेक्टर इज इक्वल टू E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर, ठीक है। ब्रैकेट में लिखेंगे एज शोन, ठीक। अच्छा, एक हमसे गड़बड़ हुई है यहाँ पर, ये जो करा है ना हमने, इसके बाद मुझे यहाँ पर ये और लिखना चाहिए था R12 कैप, ये मैंने लिखा नहीं, ठीक है। तो आप नोट कर लीजिए R12 कैप, R12 कैप ही तो मुझे इसकी डायरेक्शन बताएगा, R12 कैप, ठीक है। ये नोट कर लीजिए सभी बच्चे। फिर उसके बाद देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग डायरेक्शन में हो, कहीं पर भी हो, मेरे को ऐड ही करना है। दिमाग में आ सकता है कि ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, सब्ट्रैक्शन होगा, ठीक है, होगा सब्ट्रैक्शन, लेकिन शुरुआत हम एडिशन से ही करेंगे। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड ही होगा, ठीक है। तो पहले E1 की बात करते हैं। अब E1 जो है एज शोन, कैसे दिखा रखा है, इस तरफ। तो E1 किसकी वजह से, Q1 की वजह से, Q1 से लेकर और B तक का डिस्टेंस कितना, 0.05, ठीक है। तो क्या करेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 अपॉन डिस्टेंस कितना, 0.05 का होल स्क्वायर, 0.05 का होल स्क्वायर। लेकिन डायरेक्शन उस तरफ है, यानी कि 2 से 1 की तरफ जाती हुई डायरेक्शन। तो मैं बोलूँगा R21 क्या है, R21 क्या है, इतना हो गया। फिर इसके बाद E2 वेक्टर की बात करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे प्लस E2 वेक्टर। E2 वेक्टर किसकी वजह से हो रहा है, ये किसकी वजह से हो रहा है, चार्ज 2 की वजह से। यहाँ तक का डिस्टेंस देखिए 0.05 प्लस 0.05 प्लस 0.05, 0.15 हो जाएगा। तीनों को ऐड करेंगे, यहाँ से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ निकालना चाह रहा हूँ, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस लूँगा तो 0.15 हो जाएगा। और चार्ज की वैल्यू 10 की पावर -8, नेगेटिव नहीं लेंगे, पॉजिटिव ही लेंगे। मैं मैग्नीट्यूड ही लेता हूँ हमेशा। हम क्या करेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन 0.15 का होल स्क्वायर। और ये जो E2 है, E2 इस तरफ है, क्योंकि इधर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मानते हैं, ये नेगेटिव वाला है, तो नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो इसका डायरेक्शन होगा इस तरफ, यानी कि 1 से 2 की तरफ। तो R12 क्या है, R12 क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अच्छा, वैल्यू बड़ी कौन सी होगी, जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा। डिनोमिनेटर छोटा किसका है, इन दोनों में देखो Q1 और Q2 तो सेम आएगा, 10 की पावर -1। डिनोमिनेटर छोटा कौन सा है, ये है। डिनोमिनेटर कौन सा छोटा है, बस ये बताओ ना। ये छोटा है, 0.05 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0.0025। 15 का स्क्वायर क्या होता है, 25, तो 0.0225 ये हो जाएगा। तो इसका डिनोमिनेटर बड़ा आएगा, इसका डिनोमिनेटर बड़ा आएगा, यानी कि वैल्यू छोटी आने वाली है, ठीक है। जिसका डिनोमिनेटर बड़ा वो वैल्यू छोटी,
जिसका डिनोमिनेटर छोटा वो वैल्यू बड़ी। क्लियर? ठीक। तो 1/4 मैंने कॉमन ले लिया, Q1 की जगह मैं लिखूंगा 10⁻⁻8 और अपॉन यहाँ पर लिखूंगा 0.0025। ठीक है। अच्छा, R21 को R12 कैप लिख सकता हूँ क्या? R12 कैप लिख सकते हैं और नेगेटिव साइन लगा दो। अगर ए बी वेक्टर इस तरफ है और मुझे बी ए वेक्टर लिखना है तो मैं बस साइन बदल दूंगा ए बी वेक्टर का। तो ये ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ भाई, R21 में मैं R12 ऐड नहीं कर सकता। ठीक है, तो मेरे को दोनों यूनिट वेक्टर सेम चाहिए। तो R21 कैप जो है, R21 कैप आपका इस तरफ है, उसको इस तरफ बना दीजिए। तो इस तरफ बनाने के लिए आपको R12 के आगे नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद इसकी बात करते हैं। 1/4 में कॉमन ले चुका हूँ। Q2 की वैल्यू 10⁻⁻8 है ही, 15 का स्क्वायर होता है 225, तो ये हो जाएगा 0.0225। ठीक है, तो ये हो गया R12 कैप। ठीक, कुछ सोचकर हमने क्या करा है कि ये वैल्यू जो है हमने इसके आगे नेगेटिव लगाया। आप कह सकते हो यार मैं तो इसको करूँगा पलटकर -R21 कैप। ठीक है, कुछ सोचकर करा है। क्यों करा है? क्योंकि ये वाली जो वैल्यू है ये डिनोमिनेटर छोटा आ रहा है, ये डिनोमिनेटर छोटा आ रहा है और ये डिनोमिनेटर बड़ा आ रहा है। तो वैल्यू जो डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो वैल्यू छोटी होगी, है ना? चलो जरूरत पड़ेगी तो उसको पलट लेंगे। छोटी वैल्यू कौन सी आने वाली थी? 225, इसका डिनोमिनेटर बड़ा है तो ये वैल्यू छोटी आने वाली है। ये वैल्यू छोटी आएगी तो छोटी को पॉजिटिव क्यों बनाया? काम करो, इसको R21 कैप करने दो, इसको R21 कैप करने दो और इसको क्या करो, इसको करो -R21 कैप। मेरी बात समझ गए? मैं ऐसा कर क्यों रहा हूँ? ठीक है, ताकि ओवरऑल जो रिजल्ट है वो मेरा नेगेटिव ना आए। अगर मान लीजिए ओवरऑल रिजल्ट नेगेटिव आ भी जाता है, दोबारा पलट देंगे उसको। भाई रिजल्ट हमारा R12 कैप में आता, नेगेटिव आता है, उसको दोबारा पलट के R21 कैप कर देगा। ठीक है, तो अगर वो जो तरीका है वो ध्यान ना भी रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट में उसको पॉजिटिव बनाया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए ये 10⁻⁻8 जो है ये मेरे पास कॉमन है और R21 कैप भी कॉमन है। 1/4 की जगह लिखे 9 × 10⁻9, 10⁻8 कॉमन है, इसको बाहर निकाल दो। ठीक है, R21 कैप कॉमन है, यहाँ मेरे पास बचेगा 1/0.0025। ठीक है, और ये माइनस साइन के साथ में -1/0.0225। ठीक है, R21 कैप इधर भी था, R21 कैप इधर भी था, इसका नेगेटिव साइन यहाँ पर ले लिया, R21 कैप को कॉमन लेकर बाहर निकाल दिया। यहाँ तक बता दीजिए भाई, क्लियर है सभी को? ठीक है, अक्षय और सोमेन बताइए क्लियर है? ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ रहा हूँ फिर मैं। 10⁻9 और 10⁻8 क्या रह गया? सिर्फ 10 और 9 × 10 और इधर क्या करा, पॉइंट हटा दिया तो 1 2 3 4, पॉइंट हटाया 1 2 3 4, ये हो गया। ठीक है, 25 4 ज़ा 100 और 1 और 2, 25 9 ज़ा 225, 25 4 ज़ा 100 और इसके आगे 2 0। अब इधर केवल 400 बच रहा है और इधर 400/9, 400 भी बाहर दे दो। इधर बचा था 9 × 10, हमने ले लिया 400 बाहर, तो ब्रैकेट में यहाँ पर क्या बचा 1 - 1/9। बता देना कोई भी स्टेप ना समझ में आए तो। R21 क्या है? 1 - 1/9 क्या हो जाएगा? 9 × 1 = 9, 9 - 1 is 8, 8/9, 9 × 10 × 400 × 8/9 R21 कैप। ये 9 से 9 कट गया, 8 4 ज़ा 32, 8 4 ज़ा 32 और 1 2 3 3 0, 1 2 3 0 R21 कैप और न्यूटन पर कूलम 32,000 R21 कैप न्यूटन पर कूलम लिख दो, या फिर थोड़ा छोटा करके लिखना है तो राइट से कितनी डिजिट काउंट कर रहे हैं 1 2 3 4। ठीक है, तो 3.2 × 10⁴ R21 कैप न्यूटन पर कूलम। ठीक है जी, आंसर मैच करिए, ये दे रखा है 3.2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। ठीक है, R21 कैप है। सोचिए अगर मैं उसको -R12 कैप लिखता तो ये हमारा क्या आता, -1 + 1/9 बन जाता, तो रिजल्ट हमारा नेगेटिव में आता। ठीक है, नेगेटिव में आता और होता इधर R12 कैप। उसको पॉजिटिव बनाने के लिए मैं क्या करता, लास्ट में कर देता R21 कैप। ठीक है।
ठीक है, तो उसमें मत घबराना कि हमसे पहले हमने नेगेटिव गलत ले लिया या बाद में गलत, मतलब बाद में दोबारा लेना पड़ रहा है, वो आपका रिजल्ट ओवरऑल सही नहीं आएगा, बस डायरेक्शन का ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए जी, तो ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया पॉइंट ए पर, पॉइंट बी पर। अब पॉइंट सी की बात करते हैं। यहाँ लिखें फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी। अब सी की बात करेंगे तो हमारे पास चार्जेस तो केवल दो ही हैं, Q1 और Q2। तो ये जो सी पॉइंट है, इस पर मैं क्या मानूंगा कि यहाँ पर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, तो ये जो पॉजिटिव वाला है ये इस पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल कर दिया। तो कौन कर रहा है रिपेल, Q1, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या मान लिया, E1। ठीक है, ये जो नेगेटिव वाला है ये इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट। तो ये हो गया E2। बताइए E1 और E2 क्लियर है, E1 और E2 क्लियर है। अब इसके बाद देखेंगे कि ये जो E1 है, E1 तो ऊपर की तरफ जा रहा है, E2 इधर जा रहा है। अच्छा, ये एक स्ट्रेट लाइन बन गई, ये 60 डिग्री है, तो ये एंगल कितना बन जाएगा, लीनियर पेयर क्या बन जाएगा, 120 डिग्री। 120 डिग्री। अब ये 120 डिग्री है, तो अब मेरे को E1 और E2 इन दोनों को ऐड करना होगा। तो जब कोई दो वेक्टर्स होते हैं, दोनों के बीच में कोई एंगल बन रहा होता है, तो हम क्या लगाते हैं, पैरेललोग्राम रूल या हेड टू टेल रूल, जो आपको बताऊँ। पैरेललोग्राम रूल कैसे लगेगा, E1 से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करिए E2 के, E2 से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करिए E1 के, और यहाँ से आपका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आएगा E, ऐसे। ठीक है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकल के आया वो आधे आधे पर ही निकल कर आएगा, क्योंकि E1 और E2 की दोनों की वैल्यू सेम आने वाली है। देखते हैं पहले यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर तो मेरे को स्ट्रेट लाइन में दिखाई दे रहा था, तो E1 और E2 मैंने अलग से निकाला नहीं था, अब अलग से निकालूंगा। पहले E1 वेक्टर की वैल्यू निकालूंगा, E1 वेक्टर। तो जरा देखिए E1 किसकी वजह से है, इस वाले चार्ज की वजह से। ठीक है, तो इस चार्ज से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना, 0.1। ठीक है, तो E1 वेक्टर क्या हो जाएगा, 1/4 Q1 अपॉन 0.1 का स्क्वायर। और डायरेक्शन क्या है, ये डायरेक्शन आपकी ये हो गई। इस डायरेक्शन को क्या बोलूँ मैं, 1 से C की तरफ जाती हुई डायरेक्शन है। ठीक है, इसको R1C कैप बोल दीजिए, Q1 से और C की तरफ जाती हुई डायरेक्शन है, तो R1C कैप बोल दीजिए इसको। ठीक, इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 की वैल्यू 10 की पावर -8, 0.01 का स्क्वायर होता है 0.01। ठीक है, 0.01 का मतलब है कि न्यूमरेटर में 100 आ गया, अगर मैंने डेसिमल उड़ा दिया तो 100 का मतलब 10 की पावर 2, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना है, 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर -8 इंटू 10 की पावर 2 R1C कैप। देखो 9 + 2 11, 11 - 8 is 3, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 3 R1C कैप मीटर पर कूलम। ये तो होगा E1 वेक्टर। अब इसी तरह से निकालेंगे E2 वेक्टर। E2 वेक्टर किसकी वजह से है, E2 वेक्टर है इस वाले चार्ज की वजह से। ठीक है, तो ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जब इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, डिस्टेंस देखिए कितना, 0.1 मीटर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन 0.1 का स्क्वायर, और C से 2 की तरफ आता हुआ, तो R C से 2 की तरफ आता हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, RC2 कैप, RC2 कैप। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज 9 इंटू 10 की पावर 9, Q2 इज अगेन 10 की पावर -8, और ये 0.01 पॉइंट गया तो ऊपर आ गया 100, और ये RC2 कैप। तो जब इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे तो 9 + 2 11 - 8 is 3, ये बन गया 9 इंटू 10 की पावर 3 RC2 कैप न्यूटन पर कूलम। अब जब भी हमारे पास कोई भी दो वेक्टर्स ऐसे आ जाते हैं जिनका मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम आता है, आप ये देखिए E1 जो है और E2 जो है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आ रहा है 9 इंटू 10 की पावर 3,
तो इसका मतलब जो रिजल्टेंट बन रहा है ना, जो रिजल्टेंट बन रहा है वो एग्जैक्टली इस 120 डिग्री के मिड पॉइंट से जाकर निकल रहा है, मतलब इसको बाइसेक्ट कर रहा है एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। तो बेटा ये वाला एंगल कितना हो गया 60 डिग्री और ये वाला एंगल भी हो गया 60 डिग्री। ठीक है। कंपोनेंट्स जिनको रिजॉल्व करने आते हैं बहुत बढ़िया, जिनको नहीं आते हैं उनको बहुत बेसिक सी चीज़ बता देता हूँ, सुन लीजिएगा। हमने ये कहा कि हमारे पास मान लीजिए ये एक ट्राइंगल दे रखा है, ठीक है, इसको इसमें बनाने की जरूरत नहीं है, चाहे तो रफ में कहीं बना लो। ये एक ट्राइंगल हमको दे रखा है और ये वाला एंगल हमारे पास थीटा है, ठीक है। अच्छा, और हमें ये वैल्यू दे रखी है, ये वाली वैल्यू मान लीजिए E1 ले लो, ये वाली वैल्यू हमको E1 दे रखी है, E1, ठीक है। अब मुझे ये निकालना है, ये इसके अलोंग वाला कंपोनेंट निकालना है ये, ठीक है। तो इसको मैंने x मान लिया, तो अलोंग वाला कंपोनेंट में निकालता हूँ। हमने ना ऐसे याद करने के लिए कर लेते हैं कि भाई जो अलोंग वाला कंपोनेंट है वो क्या है, वो कॉस है, ठीक है। लेकिन होता कैसे है, जरा इसका कॉस थीटा निकालो। कॉस थीटा क्यों निकाल रहा हूँ, ये 90 डिग्री है, कॉस थीटा इसलिए निकाल रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो कॉस थीटा जब हम निकालेंगे तो कॉस थीटा विल बी इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि x अपॉन E1, x अपॉन E1। तो x कितना हो गया E1 cos थीटा, E1 cos थीटा। तो सीधी सीधी बात है कि जब भी मेरे को अलोंग वाला कंपोनेंट निकालना होता है तो मैं उसको कह देता हूँ वो cos थीटा है, ठीक है। ऐसे ही परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट अगर निकालना होता है, ये वाला कंपोनेंट, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसके लिए जब हम इसकी बात करते हैं ना तो दिस लेंथ विल बी एक्जैक्टली इक्वल टू दिस लेंथ। इसको मैंने अगर y बोल दिया तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज किस में बनेगा, साइन थीटा। तो साइन थीटा विल बी y अपॉन E1, तो y क्या हो जाएगा E1 साइन थीटा। तो जब भी कभी हमको कोई भी वेक्टर दे रखा होता है तो उसके अलोंग वाला कंपोनेंट हमेशा कॉस होता है और उसके परपेंडिकुलर वाला जो कंपोनेंट है वो हमेशा साइन होता है, समझ गए। तो अब मुझे अलोंग वाले कंपोनेंट की ज़रूरत है, क्यों ज़रूरत है, इन दोनों को ऐड करूँगा तो ऐड करने के लिए ये अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन होने चाहिए तभी तो ऐड करेंगे, ठीक है। तो भाई ये E1 इधर जा रहा है तो इसका अलोंग वाला कंपोनेंट निकालो, ये E वाला क्या हो जाएगा E1 cos 60। ये E2 इधर जा रहा है और E के साथ में 60 डिग्री का एंगल बना रहा है तो इसका अलोंग वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा E2 cos 60। तो हमारा ओवरऑल जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो जाएगा E1 cos 60 प्लस E2 cos 60। फिर आप कहेंगे कि नहीं यार साइन वाला भी तो है, साइन वाले की बात अभी करूँगा, पहले कॉस जोड़ते हैं, ठीक है। इधर ये नोट कर लिया था सभी ने, ठीक है, ये बता रहा हूँ। हम ये कहेंगे कि E वेक्टर विल बी इक्वल टू E1 cos 60 डिग्री, E1 cos 60 डिग्री डायरेक्शन क्या होगी E1 cos 60 डिग्री की 1 से 2 की तरफ, यही डायरेक्शन है ये वाली, और ये वाली डायरेक्शन क्या है Q1 से Q2 की तरफ, तो R12 क्या, ठीक है। फिर E2 इधर जा रहा है लेकिन 60 डिग्री इधर बना रहा है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में, तो इसका ये वाला डायरेक्शन बनेगा, इसका भी डायरेक्शन वही है R12 क्या, तो E2 cos 60 डिग्री R12 क्या, ये जो हमारा E1 है, E1 और E2 दोनों की वैल्यू तो सेम आई थी ना, मैग्नीट्यूड 9 × 10⁻3, ठीक है। मैं E1 लिख रहा हूँ यहाँ पर, E1 वेक्टर नहीं लिख रहा, E1 वेक्टर लिखा दिखता तो ये R1 से कैप भी आता, वेक्टर नहीं ले रहा, मैग्नीट्यूड है, ठीक है। तो 9 × 10⁻3, हाँ भाई cos 60 कितना होता है 1/2, ठीक है। और R12 कैप प्लस 9 × 10⁻3 × 1/2 R12 कैप, ठीक है। ये पूरा का पूरा x प्लस x 2x, यानी कि 2 × 9 × 10⁻3 × 1/2, ये पूरा का पूरा x हो गया ना, x प्लस x is 2x, उसे कैंसिल आउट हो गया, ये R12 गया, तो रिजल्ट इज 9 × 10⁻3 R12 कैप
न्यूटन पर कूलम। ठीक है जी, ये दे रखा आंसर। अब सुन लीजिए कि जब भी कभी हमारे पास एंगल दे रखे होते हैं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड से जब एंगल बन रहे होते हैं, तो भाई साइन वाला क्यों नहीं लिया? इसका साइन वाला कंपोनेंट ना इधर जाता, इवन साइन 60 डिग्री, ठीक है, और इसका साइन वाला कंपोनेंट इधर जाता। देख रहे हैं ना, अलोंग वाला कंपोनेंट ये तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ये नीचे की तरफ जा रहा है, तो इसका परपेंडिकुलर ऊपर तो ले नहीं सकता, इसका परपेंडिकुलर नीचे लेंगे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसका परपेंडिकुलर ऊपर ही लिया जाएगा। तो ये E1 साइन 60 डिग्री और ये होता E2 साइन 60 डिग्री। और जब इनको ऐड करते तो एक अपवर्ड है एक डाउनवर्ड है, जब ऐड करते दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं। ठीक है, जब दोनों कैंसिल आउट हो जाते तो उसको लेने की ज़रूरत ही नहीं है, वो जीरो हो जाएगा उनका इफेक्ट। ठीक है, इसलिए हमने सिर्फ और सिर्फ कॉस वाले कॉम्पोनेंट्स लिए, दोनों एक ही डायरेक्शन में थे ऐड होंगे। ठीक है, 9 × 10 की पावर 3 R × क्या मीटर पर कूलम। ठीक है जी। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड में और आपका ये जो कूलम्स लॉ है, इसमें ये जो टाइप के जितने भी टाइप के हमने क्वेश्चंस करे हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। बच्चे न्यूमेरिकल्स में आलस करते हैं, कम से कम इतने ज़रूर कर लें जितने करवाएं। ठीक है, उसके अलावा आप जितनी प्रैक्टिस करने चाहो कर लेना, दिक्कत नहीं आएगी। हर टाइप का इसमें अभी तक इंक्लूड कर दिया है। अगला देखेंगे पेज नंबर 24 पर, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। पेज 24 पर कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, 1 मिनट वेट करिए बस। चलिए जी, अब अगला करेंगे कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है कि अभी तक हमने ना क्वांटाइज्ड नेचर देखा था चार्ज का। क्वांटाइज्ड नेचर का मतलब कि Q इज इक्वल टू NE होता था। मतलब हमने ये कहा कि चार्ज की वैल्यूज जो हैं वो हम काउंट कर सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 ऐसे वैल्यूज़ होंगी, फिक्स्ड वैल्यू, डिस्क्रीट वैल्यूज़ होंगी। 15 चार्जेस होंगे, 50 चार्जेस होंगे, है ना, 100 चार्जेस होंगे ऐसे। लेकिन अभी तक हमने ये नहीं देखा था कि 2.5 चार्ज भी हो सकता है। ठीक है, तो अब जो हम देखना चाह रहे हैं कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये वही चीज़ बताएगा। कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये होता है कि हम पूरे यूनिवर्स को 3 तरीके की चीज़ों में बांट देते हैं। एक तो हमने बना दिया कि लेंथ है, कि कोई एक लेंथ है, एक सीधी की सीधी लाइन है, उस लाइन पर हमने चार्ज को ना बिछा रखा है, पूरे चार्ज को, मतलब एक कोना भी हमने छोड़ा नहीं। अभी तक जो हमने क्वेश्चंस करे, जैसे मान लीजिए ये वाला क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है कि इस लाइन से लेकर और इस लाइन तक पूरे में चार्ज 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 सारे में चार्ज फैला हुआ हो, बिछा हुआ हो, ऐसा नहीं है। एक चार्ज यहाँ पर पड़ा हुआ है चुपचाप, एक चार्ज यहाँ पर पड़ा हुआ है। ठीक है, लेकिन अब जो देखेंगे, अब हम ये कहेंगे कि अगर मेरे पास एक लाइन है, लाइन पर पूरा का पूरा चार्ज या तो बिछा हुआ हो सकता है, उसको बोलेंगे लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन।
ठीक है, या फिर एक पूरी की पूरी सरफेस है, फॉर एग्जांपल एक पूरा फ्लोर है, उस पूरे फ्लोर पर पानी की तरफ फैला रखा है हमने चार्ज को, मतलब एक कोना भी बचा हुआ नहीं है, हर कोने में चार्ज फैला हुआ है। और तीसरी चीज़ जो है वो क्या हो गई कि एक वॉल्यूम है, मान लीजिए कि पूरा का पूरा बड़ा बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर हमने चार्ज भर रखा है कि कोई भी कोना खाली नहीं छूटा हुआ, पूरे में चार्ज भरा हुआ है। तो ये कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जहाँ पर एक जगह पर भी कोई भी जगह खाली नहीं रहती, सब जगह चार्ज ही चार्ज भरा हुआ होता है। ठीक है, तो देखिएगा, समझने के लिए थोड़ा सा थ्योरेटिकल टॉपिक है। इन प्रैक्टिस वी डील विद चार्जेस मच ग्रेटर इन मैग्नीट्यूड देन द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, so we can ignore the quantum nature of charges and imagine that the charges spread in a region in a continuous manner। तो प्रैक्टिस में हम ये कहेंगे कि जो चार्ज है वो चार्ज ज़रूरी नहीं है कि वो एक चार्ज अपना क्वांटाइज्ड मैनर में रखा हुआ। क्वांटाइज मतलब क्वांटिटी जिसकी मेज़र करी जा सके, जैसे क्वांटिटी कहते हैं ना कि बच्चे बैठे हुए हैं यहाँ पर 10 बच्चे 12 बच्चे, है ना, तो ऐसा तो नहीं होता ना कि 12.2 बच्चा, ऐसा नहीं होता। तो इस वजह से हम चार्जेस की जो बात करते हैं, हम ये कहेंगे कि चार्ज इतनी छोटी क्वांटिटी है कि उसको आप ये मान सकते हैं कि वो स्प्रेड आउट हो सकता है किसी एक रीजन में। तो हम ये कहते हैं कि द क्वांटम नेचर ऑफ चार्जेस एंड इमेजिन दैट द चार्जेस स्प्रेड इन अ रीजन इन अ कंटिन्यूअस मैनर, सच अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज अ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। फिर देखिएगा, कैलकुलेशन ऑफ द फोर्स ऑन अ चार्ज ड्यू टू अ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो कंसिडर अ पॉइंट चार्ज क्यू नॉट lying near a region of continuous charge distribution। अच्छा, अरे कौन सा पेज नंबर था ये, ऊपर नीचे हो गया, 24। ठीक है, तो दिस continuous charge distribution can be imagined to consist of a large number of small charges dq। तो मैंने ये बोला कि हमारे पास कोई एक रीजन है, चाहे वो लाइन है, चाहे सरफेस है, चाहे वॉल्यूम है, हमने कहा कि कोई भी ऐसा कुछ भी रीजन हो सकता है। अब उस रीजन के अंदर हमने ये माना कि एक छोटा सा टुकड़ा कंसिडर कर लिया हमने, और हमने एक स्मॉल एलिमेंट जिसको बोल देते हैं dx, जिसको बोल देते हैं कि छोटी सी लेंथ का टुकड़ा ले लिया तो उसको dx बोल देते हैं। तो हमने एक छोटा सा टुकड़ा कंसिडर कर लिया चार्ज का, क्योंकि इस पूरे के अंदर ना चार्ज ही चार्ज भरा हुआ है। तो मैंने कहा अच्छा तो जरा सा एक छोटा सा चार्ज ले लो, dq ले लिया छोटा सा चार्ज। फिर हमने कहा कि इस चार्ज की वजह से इस चार्ज ये इतने एरिया में चार्ज फैला हुआ है। अब इस एरिया से, इस फील्ड से थोड़ी सी दूरी पर एक दूसरा चार्ज रखा हुआ है क्यू नॉट। ठीक है, इतनी डिस्टेंस पर डिस्टेंस हो गया आर वेक्टर, डिस्टेंस वेक्टर आर वेक्टर लगा